कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा गंभीर है। हालांकि सरल है, आहार ही औषधि है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा लाइन है, लेकिन अगर हम इसका गहन अध्ययन करें तो शायद हमारी एक्सपर्टाइज जो 22-23 साल की है या और लोग जो बैठे हैं वो आज भी इसका चिंतन मनन कर रहे हैं और अभी भी बहुत अच्छा पहुंच पाए हैं, ऐसा कहना असंभव है। तो ये हर एक व्यक्ति की अलग अलग पे निर्भर करता है। हो सकता है जैसा मैं बताऊं वैसा हर परिवेश में हर एक व्यक्ति के ऊपर सुटेबल ना हो, तो ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है और व्यक्ति की उम्र पे, व्यक्ति के टेम्परामेंट पे, व्यक्ति की परिस्थिति पे कि वो कहाँ से आया है, क्या खा रहा है, क्या रह रहा है, क्या उसकी इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। इसलिए इसके ऊपर ही समझे। बाकी जो भी मैं प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी वो नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है कि हम जितना काम कर रहे हैं वो नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है इस बारे में, उस पे ज्यादा बेस्ड है। तो उसको आज समझने की कोशिश करेंगे, जिससे जितने लोग प्राकृतिक चिकित्सा में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बाकी आहार बहुत विस्तृत विषय है, उसको एक सेमिनार में समझ पाना, सुन पाना या कुछ एक वक्ताओं को सुन ले करके उस पे काम कर पाना असंभव है। तो आज का वक्त शुरू करते हैं। प्लीज ऑन कर दीजिए स्लाइड। स्लाइड इसलिए है कि हम इसके आसपास ही रहें, अदरवाइज जो थोड़े बोलने वाले वक्ता होते हैं ना वो बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, इसलिए वो हम अपने मर्यादा में रहें आपको बताते समय, इसलिए स्लाइड होनी जरूरी है। ये द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी डाइट इन नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा में नेचुरोपैथी का क्या कॉन्सेप्ट है उस पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भक्तो देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न देशो न लिप्यते। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम ईश्वरीय प्रार्थना के साथ और ये मानते हुए कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में निहित हैं, तो हमारे को ये जो श्राप होते हैं, मतलब जैसे भोजन किस तरह पकाया गया है, कहाँ से लाया गया है, उसके पीछे जो क्लेश है मन में वो उत्पन्न होता है, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भोजन बना रहा है उसके अंदर वो क्या भाव चल रहा है, उन सबको देखते हुए उसका श्राप हमें नहीं लगता, मतलब भोजन करने वाले को नहीं लगता। तो इसलिए भोजन करने वाला, फूड इज गॉड, इज अ फ्रेज रूटेड टू इन वैदिक ट्रेडिशंस signifying that food is Brahman, the supreme being, because all life originates from it, sustained by and ultimately returns to it. It shows the respect for nourishments, recognizing its divine connection to life and to practice mindfulness and its consumption through offering and gratitude. इसीलिए हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति में पहले भोग लगाने का विधान था और तब ही हम भोजन ग्रहण करते थे, ना कि आज की तरह हम चक के बनाते हैं और देते हैं। और व्यक्ति विशेष भी, परिवार भी ये कहता है अरे चख लिया कीजिए, जिससे कि हमें जब परोसा जाए तो उसमें नमक चीनी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हो। तो ये ग्रेटिट्यूड नहीं है। भोजन का प्राविधान ये है कि जब हमें भूख लगे तभी हम खाएं, तो जो हमें ऑफर किया जाएगा जब हम प्रार्थना के साथ करेंगे तो वो और अच्छा होगा। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेटिट्यूड की बात करें तो सबसे पहले हमारा ग्रेटिट्यूड जो है, आई एम थैंकफुल एंड इंडिपेंडेंट टू ईच एंड एवरीवन हु हैज मेड दिस मील अवेलेबल फॉर मी। सबसे पहले मदर नेचर जो कि पृथ्वी तत्व है, जो कि हमारे अंदर आता है जब हम भोजन करते हैं। फार्मर्स, उनको थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि बिना उनके पॉसिबल नहीं है कि भोजन हमारे तक पहुंच सके। वेंडर्स जिनसे हम खरीदते हैं, कुक जो बनाते हैं, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे हम जिनसे सर्विस ले रहे हैं और पैसे लेकर के बनवा रहे हैं, सर्विस जो कि आप तक ला रहा है उसको। एंड देन द डिविनिटी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिवाइन पावर है, सुप्रीम का पावर है, जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स चल रहा है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भोजन आप तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। इन सभी को थैंकफुल होकर के ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब एक और बात समझने की है यहाँ पर
कि हमारी सर्केडियन क्लॉक कहती क्या है। अगर हम रात में 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, दो दिन में भूखे रह रहे हैं, क्यों भाई हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, हमें 16 आवर्स पूरे करने हैं, तो क्या ये सही है? ये सब करते हुए भी सभी बीमार हैं और आजकल यूथ इसी की बात कर रहा है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा, डेली लाइफ में ये इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी जो सर्केडियन क्लॉक है वो अकॉर्डिंग टू सन है। तो सूरज के निकलने के हिसाब से ही हमें अपना उठना चाहिए और अपने भोजन को उसी समय पर ग्रहण करना चाहिए, और जैसे जैसे सूर्यास्त हो जाए वैसे वैसे हमें अपना भोजन फिनिश की तरफ ले जाना चाहिए, हल्का आहार लेकर के उसे खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी बॉडी ऑर्गन क्लॉक है जिसमें और डीप जाएंगे, तो हर ऑर्गन का एक बॉडी क्लॉक है जिसको हम समझेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। माइंडफुल ईटिंग, बी अवेयर। लाइक सिर्फ माइंडफुल ईटिंग क्या है? मोबाइल चल रहा है हाथ से, फॉक से खा रहे हैं, रैप कर लिया और भागे भागे ट्रेन में, बस में, सब में खा लिया, रास्ते में खा लिया, तो इस भोजन से कोई फायदा नहीं। हम हर चीज के लिए इतना वक्त निकालते हैं, तो हमें अपने भोजन का समय निर्धारित करना पड़ेगा और हमें 15 मिनट अपनी बिजी लाइफ स्टाइल से निकालने पड़ेंगे भोजन करने के लिए, तब वो हमारे शरीर में लगता है, पोषित होता है। पोषण और पोषित होने में अंतर है। जरूरी नहीं है कि जो हम पोषण खा रहे हैं वो हमें पोषित भी कर रहा है, नहीं जरूरी है ना, क्योंकि हम उसको भागते दौड़ते खा रहे हैं। माइंड की स्टेट कहीं और है और फिजिकल स्टेट कहीं और है। तो ऐसा ना करते हुए जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो हम उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तब चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, और तब वो नरिशमेंट हमारी बॉडी में लग रहा है और हमारी आंखें भी उसी को देख रही हैं, हमारी बॉडी भी उसी वक्त अलाइन है, हमारा पोस्चर भी वैसा ही है, तब तो वो भोजन पौष्टिक है, अदरवाइज वो पॉइजन का काम करता है। इसी में अगर मैं आपको इस तरफ ध्यान ले जाना चाहूं कि जब किसी घर में कोई ट्रॉमा हो जाता है तो हमारा ये पुराना रिचुअल है कि हमारे घर भोजन नहीं बनता। क्यों, बता सकते हैं कोई? न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, प्योर साइंटिफिक। किसी के घर में कोई डेथ हो जाए तो ये रिचुअल या धार्मिक ना हो करके बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि घर में भोजन नहीं बनेगा एटलीस्ट 3 दिन। बताएं। शांति रावत जी का कहना ठीक है, लेकिन ये फिर स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ है, ठीक है, हाइजीन की तरफ है। न्यूट्रिशन की वर्कशॉप में बैठे हैं, न्यूट्रिशन का ऐसा कौन सा चीज है जो उसको इफेक्ट कर रहा है? मैम क्योंकि मन हमारा दुखी होता है तो हम खाना बना ही नहीं सकते ढंग से, तो वो न्यूट्रिशन आएगा ही नहीं बॉडी में खाने के लिए। जी अभी ज्यादा मैम ने भी आंसर दिया है, ऑल्दो सीनियर मोस्ट लोग बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जब दुख की कंडीशन है, ट्रॉमा है, तो हमारा मन व्यथित है। सारे लोग घर में तो रो ही रहे हैं, हमारा मन नहीं है, इसीलिए भूख नहीं लग रही, इसीलिए जठर अग्नि नहीं है, तो उस समय खाना बनाना या खाना विष के समान है। इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग रिचुअल बनाया गया कि अरे पाप हो जाएगा, जिस घर में हाइजीन फ्री रखना है खाना बनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि कोई विलाप कर रहा है, आपका कोई प्रियजन चला गया है। अब इस विलाप की कंडीशन में अगर आप भोजन बनाएंगे, खाएंगे, तो आपके शरीर में वो जहर का काम करने वाला है। तो इतना सुंदर फंडामेंटल लॉजिक जिसको हर तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब तक उसको डरा के भूत पिशाच से नहीं जोड़ दिया जाता है तब तक पब्लिक नहीं मानती है। तो इसलिए हम जैसे लोग इस तरह की साइंटिफिक पीपीटी बना के भाई आपको अवेयर कर रहे हैं कि उपवास, प्रार्थना, इन सबका व्यक्तिगत महत्व, प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके शरीर में, आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, आपके हार्मोन से रिलेटेड है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस से नहीं निकलेंगे, राइट? जब जूसेस से नहीं निकलेंगे तो आप क्या खा रहे हो? और आप टाइम हो गया खा रहे हो तो जूसेस तो नहीं निकले, क्योंकि आपने उसको नहीं देखा, आप तो मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, आप तो कोई ऐसी चीज देख रहे हो जहां मर्डर मिस्ट्री हो गई है, भाई खा रहे हैं। कभी कभी तो पता ही नहीं होता लोगों को खा क्या लिया है। उसके बाद आप पूछो कि भाई जी खाने में क्या बनाया था, पता नहीं, कुछ ठीक ठाक लग रहा था। कल का डाइट प्लान पूछो तो पता नहीं, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग थी नहीं, माइंड तो कहीं और है। तो इसलिए टेस्ट होना चाहिए, उसमें स्वाद भी आएगा, महसूस होना चाहिए
जाइए आप भोजन कर रहे हैं और उसको नोटिस कीजिए। तो उसके लिए वो तभी है जब आप खाने को समभाव से देखें और अपने पंच तत्वों से खाएं। सबसे बड़ी अच्छी बात, जब आप हाथ से खाएंगे, चटनी भी हाथ से खाएंगे, तो आप मोबाइल नहीं छुएंगे, कुछ और छुएंगे नहीं। आप हाथ धो करके बैठेंगे तो पहली बात तो फॉर्क और चम्मच को टाटा बाय बाय कर दीजिए, तो अपने आप माइंडफुल ईटिंग हो जाएगी कि एक बार आपने भोजन को अपने इन 5 तत्वों से छुआ, उसके बाद आप कुछ भी नहीं देखेंगे क्योंकि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। ठीक, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, बाकी तो समझ में नहीं आती है लोगों को। पोस्चर वाइल ईटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पद्मासन या वज्रासन में बैठते हैं तो आपका पेट रिलैक्स कंडीशन में होता है, और पेट रिलैक्स कंडीशन में होने की वजह से जठराग्नि प्रबल होती है और पूरी बॉडी का ब्लड आपके स्टमक की तरफ फ्लो कर रहा होता है। तो पहले तो माइंडफुल ईटिंग, प्रार्थना, इससे अपने आप ही एग्रीवेट हो गए बाइल जूसेस। प्लस जब आपने इस पोस्चर में खाना खाना शुरू करा और हाथों से शुरू करा तो अपने आप डाइजेस्टिव जूसेस निकलने लग गए और आपका खाना न सिर्फ पचा बल्कि एसिमिलेट हुआ और आपको लगा, शरीर को पोषित किया उसने। तो सिटिंग क्रॉस लेग सुखासना और इन ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल वज्रासना is beneficial for digestion as it improves spine alignment, stimulates abdominal muscles, aids nutrient absorption and promote mindful eating. Next, अब एक और बात आती है नेचुरोपैथी में पीएच स्केल की। पीएच क्या है जी? तो ये पीएच स्केल, हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो 7 नॉर्मल होता है। हम बीमार होते हैं जैसे जैसे हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगता है, मतलब अम्लीय होने लगता है। हम एल्कलाइन डाइट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली हम एसिडिक डाइट की तरफ रहते हैं। हालांकि 100% एल्कलाइन बॉडी अगर होगी लगातार तो वो भी बीमार होने लगेगी। तो ऐसा है, नेचुरोपैथी में कहा गया है कि 80% एल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए और 20% एसिडिक डाइट आपकी 20% होनी चाहिए एंड एल्कलाइन डाइट 80%, मतलब रॉ और नेचुरल फूड। तो अगर हम इस टेबल पे देखें तो न्यूट्रल कहाँ पे है? 7 pH। हमें अपनी बॉडी को 7 पे रखना है, हमारे ब्लड को। अब जो 7 से इधर खाने हैं वो क्या क्या है? कॉफी है, टोमेटो तो सिट्रिक है इस वजह से, ऑल्दो एल्कलाइन इन नेचर है जब हम उसको खाते हैं या खाने के साथ खाते हैं। सोडा है, लेमन है, स्टमक एसिड ऑलरेडी एसिड है। तो ये टी, कॉफी, जितने भी बेवरेज हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, ये सब एसिडिक मीडियम के होते हैं। और जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारी एसिड जो है, ऑलरेडी HCl है बॉडी में, वो और एग्रीवेट हो जाती है और ज्यादा हो गई, जितनी चाहिए उतनी तो है ही, तो हमारी बॉडी का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। तो हमें एक मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए। और फिर ये जितने भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे 8, 9, 10 की तरफ जाते हैं, एल्कलाइनिटी की तरफ जाते हैं। तो जो रॉ डाइट है या हमारी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ये सारे एल्कलाइन नेचर के हैं, 7 अबव हैं। तो हमें जो कुक्ड फूड है वो भी एसिडिक की तरफ रहता है, तो उसका पोर्शन कम होना चाहिए। अगर कोई घर में है और दिन में 3 मील खाता है और घर का बनाया हुआ खाता है तो वो एसिडिक डाइट ले रहा है कि एल्कलाइन डाइट ले रहा है? एसिडिक डाइट ले रहा है ना। तीनों बार आप बिल्कुल पका के भूंज के भिंडी की भुजिया खा रहे हैं। ठीक नहीं जी, हम तो घर का खाना खाते हैं, हम बीमार कैसे हो सकते हैं? ना फल है, ना सब्जी है, ना चटनी है, ना सलाद है। हाँ, और जो आप बना रहे हैं उसमें होल ग्रेन्स नहीं है, जो आप खा रहे हैं वो अनकुक्ड बहुत ज्यादा है, तो वो बॉडी बीमार हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। और बीमारी का कंडीशन ये नहीं होता कि आपको दिखे, जो ऑर्गन वीक होगा वहां इन्फ्लेमेशन होगा, फिर धीरे धीरे आप बीमारी की तरफ जाते रहेंगे। तो बीमारी आज की भाषा में शब्दकोश है कि सर्वाइकल अलग है, लंबर अलग है। जब हम पहले जो ऑर्गन वीक है वहां एसिड, अगर बॉडी का पीएच ज्यादा होगा वहां इन्फ्लेमेशन होगा, आपने नहीं ठीक किया तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। इतनी सी डिक्शनरी है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसमें समझाया हुआ है थोड़ा सा कि जितने भी नॉन स्टार्ची फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, स्टार्ची फाइबर्स हैं, इनको कैटेगराइज करके एक होलसम 80% एल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए। और एसिडिक जो कुक्ड फूड होता है, जंक फूड जिसे कहते हैं, जंक ही हो गया। अगर आपने बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे पूड़ी निकाल ली तो वो जंक हो गया, करारी भिंडी और पूड़ी। और कहीं आपने छोले गरम कर करके 3 दिन वाले खा लिए और भटूरे, टोटल एसिडिक। उसको पचाने के लिए पूरे बाकी 80% एल्कलाइन डाइट चाहिए।
तब तो वो बॉडी फिल्टर कर पाएगी, अदरवाइज आपने तीनों मील अगर तले हुए खाए तो होल एसिडिक, एज सिंपल एज दैट। हमें तो अब हजम नहीं होता, छोले भटूरे नहीं हजम होंगे, कैसे हजम होंगे? तो एक बार फॉर्मूला समझ लेंगे ना तो खा पाएंगे छोले भटूरे, ऑल्दो नहीं खाने तो अच्छा है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक प्लेट है, ऑल्दो ये अच्छी बात नहीं है इसमें खाना, एल्यूमिनियम फॉइल में खाना, फिर भी प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा था अभी, इसलिए है। अब ये थाली है और एक ये प्लेट है। अगर आप ऐसे देखोगे तो प्रोटीन उसमें भी है, कार्बोहाइड्रेट उसमें भी है, सलाद उसमें भी रखा हुआ है। इस प्लेट में क्या रखा है? होल ग्रेन्स हैं, कुक्ड है, पर उतने ही कुक्ड हैं जितनी जरूरत है। ठीक, उसमें मसाले भी जो पड़े हैं वो खड़े पड़े हैं, सलाद है, तरह तरह की चटनियां हैं और आलू है उबला हुआ जिसमें चटनियां हैं। ठीक, ये डाइट मैं जनरली अपनी रिट्रीट में देती हूँ। पेट भर जाता है, किसी रोटी चावल की कुक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और इतना आनंद आता है, और एल्कलाइन नेचर है, ब्लड प्यूरिफाइंग है। तो ये एक फॉर एग्जाम्पल था, बाकी समझने के लिए बहुत है कि आप यही खिलाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मैंने अगेन कहा कि आपके परिवेश, आपकी परिस्थिति, आपके घर का माहौल, आपकी बीमारी, आपकी उम्र, आप क्या काम करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, इस पे निर्भर करता है कि आपको क्या डाइट देनी है। नेक्स्ट प्लीज। फूड कॉम्बिनेशन बहुत काम करते हैं। ठीक है, फूड कॉम्बिनेशन का मतलब अभी मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि केला और दूध के साथ प्रोटीन शेक जो मिल लिया जाए वो कितना पौष्टिक है। ठीक, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत सारा आयुर्वेद है, जो रील खोलेंगे आपको वो समझ में आएगा। सिंपल फंडामेंटल लॉ है, वन ग्रेन कॉन्सेप्ट। जो मजदूर मेहनत करता है वो रोटी अचार खा के स्वस्थ हो लेता है। ठीक, आज हम दाल चावल चटनी पापड़ दही बड़ा अचार पंच भोग मेवे चाहिए, काम कुछ नहीं। तो उसके हिसाब से हम काम मेंटल वर्क कर रहे हैं और भोजन वही ट्रेडिशनल करना चाहते हैं। वो क्यों था? क्योंकि हमारे पास खाने पीने की कमी थी, बेरोजगारी इतनी थी, तो जो भोजन किया जाए, एक ही मील पे इंसान निर्भर था, तो वो पूरी तरह पौष्टिक हो, इसलिए दाल चावल चटनी पापड़ दही बड़ा अचार था, या खिचड़ी थी, जिससे एक ही व्यक्ति को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन सब मिल जाए। अभी दिन भर खा रहे हैं, अखरोट बादाम सब खा रहे हैं, बिना सीजन खा रहे हैं, फिर भी बीमार है। तो समझिए ना बात को, जितना खा रहे हैं उतना पचाने की शक्ति रह गई है कि नहीं? अगर मानसिक काम कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ के लिए अलग डाइट प्लान, फिजिकल हेल्थ के लिए अलग डाइट प्लान है, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ये बताता है कि फ्रूट्स खा रहे हैं तो भाई फ्रूट ही खाओ, चाय पी रहे हो तो चाय ही पियो। ऑल्दो मैं चाय के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इन जनरल बात बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप फल खा रहे हैं तो फलाहार कीजिए, अन्न खा रहे हैं अन्नाहार कीजिए, शाकाहार कर रहे हैं तो शाकाहार कीजिए, सब्जियां ही खा लीजिए, और अगर जरूरत है तो एक ग्रेन ऐड कीजिए। 10 ग्रेन को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे पहर आप खुद खाने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक पहर खा लें और 24 घंटे बढ़िया जठर में उसको पचा रही है और आपका काम कर रही है। अगर आप ऐसा कर पाए तो बिल्कुल आप दाल चावल चटनी पापड़ दही बड़ा अचार खाएं। नेक्स्ट स्लाइड। साइंटिफिक फास्टिंग, जो कि मैं पिछले 7 सालों से लगातार नवरात्रि फास्टिंग में कराती हूँ। वैज्ञानिक उपवास क्या होता है? अगेन मैं वही कहूंगी कि जैसे हम जब नहीं समझते ना, तो हमारे ऋषि मुनियों धर्म गुरुओं ने क्या किया, उसको धर्म से जोड़ दिया, और जब धर्म से जोड़ा तो सब करने लग गए। अब धर्म भी चला गया और साइंटिफिक भी चला गया। हम मखाने तल के खा रहे, हम आलू चिप्स खा रहे, हम दिन भर चाय पी रहे, हम तो ये तो पिया जा सकता है, और ऑल्दो शिकंजी भी बनने लग गई, पी जा सकती है, आलू चाट बन रही है। तो अभी क्या है, नॉट फीलिंग हंग्री नेचुरली इज अ साइन बॉडी इज डिटॉक्सिफाइंग इटसेल्फ। अगर किसी को भूख नहीं लगी है तो ये नेचुरल है अननेचुरल है? अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? इस केस में अननेचुरल है कि वो सिक है, और इस केस में नेचुरल है कि आप उसको ना खिलाएं कृपया, क्योंकि बॉडी